मामा लोग जेम्स कैमरॉन की अवतार सागा का पार्ट 3 अवतार फायर एंड आइस फाइनली थिएटर में आ चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह मूवी पिछले दो फिल्मों के लेवल तक पहुंच पाएगी या फिर ऑडियंस को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो अवतार फायर एंड आइस अवतार फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है और अगर रिपोर्ट की माने तो इसका टोटल बजट है $400 मिलियन का, जिसमें फिल्मिंग का पूरा खर्चा, एक्टर की फीस, CGI का खर्चा और मार्केटिंग का पूरा खर्चा इंक्लूडेड है। और पार्ट 3 को ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन का कलेक्शन करना पड़ेगा। ब्रेक इवन का मतलब अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन का कलेक्शन कर लेती है तो इसके मेकर्स को ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। सिंपल वे में जितना खर्चा किया उतना वापस आ गया। और जेम्स कैमरॉन ने तो बोल भी दिया कि अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे $2 बिलियन का कलेक्शन नहीं करती है तो शायद हमें फ्यूचर में कोई अवतार फ्रेंचाइज से कोई दूसरी मूवी देखने को ना मिले। खैर अब बात करते हैं इसके स्टोरी एंड सेटिंग पे। तो जहां पर अवतार द वे ऑफ वाटर में 15 से 20 साल का टाइम जंप दिखाया था, वहीं पर फायर एंड आइस डायरेक्टली पिछले फिल्म के आफ्टर मैथ पे सेट है। जैक सली एंड नेतरी अभी भी मेटकाइना कबीले के साथ है और द वे ऑफ वाटर के एंड में जो इनका बेटा मरा है उस ट्रॉमा से ये लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है नेतरी पे और वो क्यूरिश के बेटे स्पाइडर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अगर आप सब कुछ एक लाइन में देखने जाओगे तो ये आपको एक साई-फाई सोप ओपेरा जैसा लगेगा, मतलब कि स्पेस एंड फ्यूचर टेक के साथ एक ड्रामेटिक रिलेशनशिप स्टोरी। और इस बार भी क्यूरिश फिर से अपने पुराने तरीके से मिलिट्री के साथ मिलकर पेंडोरा को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जहां पर ऑब्वियस है कि हमें इसमें एक नए कबीले को दिखाया गया, मैंगवान कबीला, जिसकी लीडर है वारांग, प्लेड बाय ऊना चैपलिन। और इसीलिए मुझे द वे ऑफ वाटर की स्टोरी उतना ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगा था, लेकिन वो जो पूरा मेटकाइना कबीले का दुनिया दिखाया गया था वो जबरदस्त, क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने हमें पेंडोरा का एक नया चेहरा दिखाया था जिसको हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इसीलिए जब पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हुआ और खबरें बाहर आई कि इसमें एक नया कबीला होने वाला, तो उम्मीद थी कि जेम्स कैमरॉन हमें फिर से पेंडोरा का एक नया चेहरा दिखाने वाले हैं। और अवतार का कोर भी हमेशा विजुअल स्पेक्टिकल रहा है। इनफैक्ट ये पूरी फ्रेंचाइज जानी ही जाती है विजुअल्स के लिए और नई नई चीजों को दिखाने के लिए जिसे इससे पहले किसी ने भी ना देखा हो, और इसी वजह से ऑडियंस इसमें इन्वेस्ट भी करती है। लेकिन यहाँ पर अवतार फायर एंड आइस थोड़ा सा मार खा जाती है। ऐश कबीला नया तो है लेकिन मूवी का काफी सारा एलिमेंट पिछले वाले पार्ट से रिसाइकल किया हुआ लगता है। उसके बाद इसमें जितने भी मेजर बैटल है वो सभी सेम लोकेशन पे होते हैं। इसमें जितने भी क्रिएचर दिखाए गए हैं वो ज्यादातर पिछले दो फिल्मों वाले ही हैं और कुछ शॉट्स तो इतने ज्यादा सिमिलर है कि आपको लगेगा कि यहाँ पर द वे ऑफ वाटर का फ्लैशबैक चल रहा है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरॉन 5-10 साल और लेते हैं और एक अलग दुनिया हमें दिखाते हैं। स्टोरी लेवल पे फायर एंड आइस ठीक ठाक है, कुछ सस्पेंस वाले मोमेंट है, फैमिली ड्रामा है, इमोशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप सरप्राइज हो जाओ। ओवरऑल इसकी कहानी ना ही बोरिंग है ना ही फुल्ली एंगेजिंग है, बीच में कहीं पे अटका हुआ आपको फील होगा। लेकिन अगर बात करें इसके विजुअल्स की तो भाई जेम्स कैमरॉन ने हमेशा की तरह हमें यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं किया। इसमें एक 15 से 20 मिनट का बैटल सीक्वेंस ऐसा है जो आपको अवतार के स्केल एंड स्कोप को दिखाता है, मतलब कि लिटरली आप 15 से 20 मिनट तक स्क्रीन से नजर तक नहीं हटा पाओगे। और कुछ इंडिविजुअल सेट पीसेस भी बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है, जिसमें एक ग्रेविटी के साथ खेलता हुआ सीक्वेंस है और एक मैसिव वॉर सीन सीक्वेंस है। और इसीलिए विजुअल्स के डिपार्टमेंट में अवतार फायर एंड आइस आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगा इसके रन टाइम के साथ। 3 घंटे 17 मिनट ये अवतार फ्रेंचाइज की सबसे लंबी फिल्म है और द वे ऑफ वाटर से 5 मिनट ज्यादा लंबी है, लेकिन फील काफी ज्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका पहला 2 पार्ट इतना ज्यादा फास्ट पेसिंग इसलिए था क्योंकि हमें उसमें हर वक्त कुछ नया देखने को मिलता था, लेकिन पार्ट 3 में आपको ज्यादातर चीजें फैमिलियर से लगती है, इसलिए आपको इसकी पेसिंग थोड़ी सी स्लो फील होती है। और अगर मूवी ऐश कबीले पे ज्यादा फोकस करती जैसे कि द वे ऑफ वाटर में किया था तो शायद इसका इंपैक्ट कुछ अलग ही होता। लेकिन इसमें जितने भी कास्ट है उसमें कोई भी कमी नहीं है भाई, सब ने 100% दिया है। जोय सल्डाना एज नेतेरी तीनों फिल्मों में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, स्टीफन लैंग एज क्यूरिच एक कमीना टाइप का विलेन जिसको देखकर ही आपको गुस्सा आएगा, ऊना चैपलिन एज वारांग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लेकिन उनके कबीले का बैक स्टोरी थोड़ा सा और ज्यादा दिखाया जा सकता था। जैक चैंपियन एज अ स्पाइडर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रोल, स्पेशली जब आप मोशन कैप्चर सूट के बीच नॉर्मल एक्टर हो। एंड अगेन इसका विजुअल इफेक्ट वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई भी शक नहीं। तो हाँ ये एक वर्ल्ड क्लास मूवी है नो डाउट, लेकिन अगर मुझे इसे रेटिंग करना हो तो मैं 2 तरीके से इसको रेट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसको रेट करना चाहूंगा इसके स्टोरी को लेकर। तो स्टोरी के मामले में मैं देता हूं 5 में से 3.5 स्टार। और अगर विजुअल्स के मामले में देखा जाए तो ये मूवी 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है, क्योंकि अवतार एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है। तो अगर आप इसके स्टोरी को देखने जा रहे हो, फैमिली ड्रामा को देखने जा रहे हो तो भाई आपके लिए 5 में से 5 स्टार हो सकता है। लेकिन आप विजुअली ग्रैंड मास्टरपीस को देखने जा रहे हो तो भाई इससे बेहतर कुछ भी नहीं, और शायद अगले 2-4 साल तक ऐसा कुछ आए भी नहीं जब तक ये लोग खुद ही की फिल्म बनाकर खुद के रिकॉर्ड को ना तोड़ दे। खैर ये तो थी मेरी थॉट, आप बताओ आपने इस मूवी को देखा है या फिर नहीं देखा, और अगर देखा है तो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।